हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोहर मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हाउ टू चूज ए बेस्ट म्यूचुअल फंड। तो मैं आपको इसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा कि आप उसमें पता लगा पाएंगे कि हाँ, ये आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड है। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप कोई म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं तो आपको प्रॉपर एक क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है कि आप ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी मुंह उठा के अपने म्यूचुअल फंड को चूज कर लिया है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्राइटेरिया को बताऊंगा कि आपको क्या-क्या प्रॉपर्ली फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए हम पॉइंट वाइज फॉलो करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिफाइन योर गोल्स। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आपको गोल डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है? आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि जब आप कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं तो मैं सबसे पहला पहला जो क्राइटेरिया फॉलो करता हूँ वो है टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम आपका सबसे मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि आप अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तब छोटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब छोटी कंपनीज के रिलेटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका टाइम मीडियम फ्रेम में है तो आप उसके हिसाब से मीडियम बेस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो फ्यूचर में बड़ी कंपनी बनने के चांसेस उनके ज्यादा होते हैं। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप उसमें बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनीज जो होती है उनके डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं और आपको ठीक ठाक से रिटर्न दे देते हैं। तो ये आपका एक प्रॉपर टाइम फ्रेम होना चाहिए। उसके लिए आपको प्रॉपर एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब गोल मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका कोई ऐसा टाइम फ्रेम है कि यार मैं अगर अभी कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मुझे पैसे चाहिए नहीं, मैं 15 या 20 साल तक के बाद ही निकालूंगा। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप थोड़े ज्यादा रिस्की फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कई सारे क्राइटेरिया जो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन मैं आपको पहला बता रहा हूँ कि आप गोल के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सबसे पहले अपना गोल को डिसाइड करिए कि आपका जो पैसा है, क्योंकि देखिए आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सबसे पहली चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। आप पैसा जब कोई इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बेकार का पैसा ही लगाइए, क्योंकि होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपको एक साल में इमरजेंसी कैश चाहिए, एक साल में, तो एक साल के बाद जब आप देखते हैं तो मार्केट डूबा हुआ होता है, तो आप लॉस में इसको सेल कर देते हैं। तो इससे अच्छा तो यार आप एफडी कर लेते हैं, आप सोचते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आपके पास टाइम फ्रेम मिनिमम 4 साल या 5 साल का है तो तब जाके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। मतलब 4 से 5 साल तक आपको पैसा चाहिए ही नहीं। तो ये आपका सबसे पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि डिफाइन योर गोल। तो आपको गोल सबसे पहले मतलब डिफाइन करना पड़ेगा। सेकंड हो गया एक्सेस योर रिस्क टॉलरेंस। देखिए, मैंने आपको अभी अभी पहले बता दिया कि मतलब आपको टॉलरेंस देखना पड़ेगा कि मतलब आपका रिस्क कितना आप ले सकते हैं, कितना आपका एपिटाइट है रिस्क लेने का। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप स्मॉल कैप फंड में जैसे छोटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको रिटर्न तो ज्यादा मिलता है, लेकिन उसके हिसाब से रिस्क भी ज्यादा होता है। वैसे ही अगर आप बड़ी कंपनीज में लगाते हैं तो आपको रिटर्न थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन उसका रिस्क भी कम होता है। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा रिस्क देख के चलना पड़ेगा और टाइम फ्रेम के हिसाब से देख के चलना पड़ेगा। ये सेकंड आपका क्राइटेरिया हो गया। थर्ड क्राइटेरिया हो गया कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी वीडियोस देख के। जैसे मेरी वीडियोस देख रहे हैं, किसी और की वीडियोस देख रहे हैं, तो तभी आप जाके अच्छा खासा एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर पाएंगे अपने हिसाब से। जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है म्यूचुअल फंड में। एक इंडेक्स फंड होता है जो सिर्फ टॉप की 50 कंपनीज में लगाता है, मतलब अपना इन्वेस्टमेंट करता है। एक लार्ज कैप फंड होता है, जो ब्लू चिप फंड्स होते हैं, वो क्या होता है बड़ी कंपनीज में होते हैं, लेकिन उनमें से 10 से 20% स्मॉल कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, ताकि थोड़ा बहुत रिटर्न आपको एक्स्ट्रा जनरेट कर सके, मतलब एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड। वैसे ही मिड कैप कंपनीज होते, मिड कैप फंड्स होता है, वैसे ही स्मॉल कैप फंड्स होता है। तो मिड कैप मीडियम बेस कंपनी, स्मॉल कैप उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें जो स्मॉल छोटी कंपनीज होती है उसमें उसके पोर्टफोलियो में। तो वैसे ही उसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे हाइब्रिड फंड्स होते हैं, तो उसमें 50% इक्विटी होता है, 50% डेप होता है और कुछ कैश वैश भी इंक्लूडेड होता है। तो वैसे ही थोड़ा बहुत रिस्क वो कम और कम लेता है। तो उस हिसाब से आपको सेक्टरल फंड भी मिल जाएंगे, मतलब जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, कंस्ट्रक्टिव सेक्टर सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, तो सेक्टरल म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। तो ये सब चीजें आपको पहले नॉलेज होगी, तभी जाके आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको फ्यूचर में थोड़ा अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आपका नॉलेज रखना बहुत जरूरी होता है, ये क्राइटेरिया सिलेक्ट करने से पहले। और चौथा पॉइंट हो गया कि कंसिडर पास्ट परफॉर्मेंस। देखिए, आपको चौथे पॉइंट में जो मैंने आपको बताया कि पास्ट परफॉर्मेंस आपको कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पास्ट परफॉर्मेंस कोई गारंटी नहीं देता कि आपका कोई म्यूचुअल फंड का फ्यूचर वैसे ही परफॉर्म करेगा। लेकिन हाँ, आपको पास्ट परफॉर्मेंस से थोड़ा आइडिया हो जाता है कि भाई हाँ, ये वाला फंड जो है ये थोड़ा लेजिट है, ये थोड़ा ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करता है। तो आप उसके बारे में आप थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत सेफ हो जाता है। उसमें भी कई सारी चीजें फैक्टर अफेक्ट करता है, जैसे एयूएम हो गया, आपका एसेट अंडर अंडर मैनेजमेंट। तो आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो ये चौथा पॉइंट आपका ये हो गया।
पांचवा हो गया आपका एक्सपेंस रेशियो। देखिए जब आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आपको एक्सपेंस रेशियो कंसीडर करना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली देखा था कि एलआईसी का कोई एक म्यूचुअल फंड था, उसमें अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 1.6 के करीब था। तो आप मान लीजिए आपको 10% तक इंटरेस्ट मिलता है, तो 1.6% तक तो आपका जो इंटरेस्ट है वो मैनेजर ही ले जाएगा, मतलब मैनेजमेंट में ही चले जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप थोड़ा अर्ली एग्जिट कर लेते हैं, मतलब मान लीजिए एक साल में आपने इन्वेस्टमेंट किया एक साल तक, और एक साल के अंदर ही आपने एग्जिट मार लिया, तो उसमें भी एग्जिट मतलब लोड लगता है, जैसे कि 1% हो गया, 2% हो गया किसी में, प्लस ये 1.6% भी लग जाएगा। तो आपका जो गेन है, अगर मान लीजिए 6-7% भी होंगे, इसमें से ही 4-5% निकल जाएंगे, तो वही आपको गेन क्या हुआ, आपको प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इसलिए आपको एक्सपेंस रेशियो को भी कंसिडर करना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो जो 1 के नीचे हो, मैं तो ज्यादातर बोलता हूँ कि जो 0.7 के नीचे हो, वो एक्सपेंस रेशियो को ज्यादातर कंसिडर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। 0.7 वो ज्यादा अच्छा खासा रहता है। तो एक्सपेंस रेशियो को भी आपको कंसिडर करना पड़ता है जब आप कोई म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं। अब 6 पॉइंट हो गया फंड मैनेजर एक्सपर्टीज। देखिए अगर आप कोई म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं तो उसका फंड मैनेजर देखिए, फंड मैनेजर्स क्या क्या है, उनका कितना एक्सपीरियंस है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो थोड़ा रिसर्च करिए, तो आपको पता चल जाएगा भाई ये बंदा लॉस में ज्यादातर प्रॉफिट में रहता है या लॉस में रहता है, और इसके कैसे मतलब जो फंडामेंटल एनालिसिस जो स्टॉक्स के वो कैसे कर पाता है। तो ये चीजें आपको देखना बहुत जरूरी हो जाती है कि फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज। अगर आप कोई म्यूचुअल फंड जिनके मतलब जो फंड मैनेजर है उनका 0.1%, 0.1 ईयर या फिर एक महीना या एक साल का एक्सपीरियंस है, तो उसमें थोड़ा पैसे के जो मतलब प्रॉफिट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत आप उसको देखिए, मतलब ये आपको बता नहीं रहा, क्योंकि आप देखेंगे अगर ऐसा कुछ स्मॉल कैप मतलब म्यूचुअल फंड है, जैसे बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, उनके अगर आप फंड मैनेजर देखिए वो एक साल के एक्सपीरियंस वाले हैं, लेकिन वो भी आपको 30% तक प्रॉफिट दिए। ऐसा कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हम सेफ चलना चाहते हैं, तो हमको थोड़ा बहुत ही रिसर्च करना बहुत जरूरी बन जाता है। तो ये आपको मैंने बता दिया, इसलिए ये सातवां, ये जो छठा पॉइंट है ये बहुत जरूरी है। 7 हो गया रिस्क मैनेजमेंट। देखिए आपको रिस्क मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा, मतलब मान लीजिए रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन। अब जैसे मान लीजिए आपको आपको कोई प्रॉपर एक अच्छा म्यूचुअल फंड मिल गया, मतलब मान लीजिए आपका टाइम फ्रेम 5 साल का है, कम है, तो आप सोचेंगे यार मैं लार्ज कैप फंड में ही इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो आपने लार्ज कैप फंड एक सिलेक्ट कर दिया, मतलब मान लीजिए ब्लू चिप फंड या फिर कोई भी, जैसे कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड हो गया, एक्सिस ब्लू चिप फंड हो गया, या फिर आप कोई इंडेक्स फंड में चले गए, ठीक है, जैसे यूटीआई इंडेक्स फंड हो गया। तो अगर आप इनमें थोड़ा सेफ चलना चाहते हैं, तब भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा डाइवर्सिफाई करिए। डाइवर्सिफाई मतलब ये नहीं कि आपने भाई एक्सिस ब्लू चिप फंड ले लिया और फिर कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड ले लिया, दोनों एक साथ मत लीजिए, क्योंकि ये एक ही है आपका, वहां पे पोर्टफोलियो ओवरलैप हो रहा है, आपको डाइवर्सिफाई करना है। तो डाइवर्सिफाई मतलब आपका है कि रिस्क थोड़ा कम लेना है, क्योंकि आपने 5 साल का टाइम फ्रेम है, तो आप अपना 70 से 80% पोर्टफोलियो लार्ज कैप फंड या इंडेक्स फंड में रख सकते हैं, और बाकी जो 10 से 20% है वो आप स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में रखिए, ताकि थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई हो रखे। तो डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा जरूरी हो जाता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म तक देख रहे हैं तो आप डाइवर्सिफाई मतलब जैसे 10 साल 15 साल, तो आप क्या करेंगे, लार्ज कैप फंड में जो पोर्टफोलियो आपका जो है वो थोड़ा कम लेंगे एलोकेशन, मतलब 40% या 50%। अगर आपके पास 10 साल का टाइम फ्रेम है तो उसमें क्या है कि 40 से 50% आपने लार्ज कैप फंड में ले लिया, 10 से 20% आपने फ्लेक्सी कैप में ले लिया, और 30% तक आपने मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में ले लिया। तो ऐसा जो है रिस्क मैनेजमेंट आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, ये नहीं कोई इधर उधर का आपने म्यूचुअल फंड ले लिया। आप थोड़ा रिसर्च करके ले लीजिएगा उसका जो पोर्टफोलियो है उसमें किस किस सेक्टर में उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये सारी चीजें आप रिसर्च करके ही ले लीजिएगा। तो ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बता दिया। अब 9वां पॉइंट जो है चेक रेटिंग्स एंड रिव्यू। देखिए अगर आप कहीं कोई फंड को सिलेक्ट करेंगे तो आपको उसमें रेटिंग और रिव्यूज दिखेगा, मतलब मिनिमम 4 या 5 स्टार वाले ही लीजिएगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि यार इसमें रिस्क और रिटर्न को एडजस्ट करके कैसे दे रखा है आपको अच्छा खासा, मतलब फ्यूचर में रिटर्न। तो आपको ये जो रिस्क और रिटर्न को एडजस्ट करने वाला ही फंड आपको चूज करना है, जो कि आपको रिस्क भी थोड़ा कम दे और रिटर्न भी अच्छा खासा दे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। तो अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड को देखेंगे तो वो आपको पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 21 से 22% तक दिया है और रिस्क भी कम लिया है। तो ऐसे भी फंड्स होते हैं, तो आप उसमें थोड़ा रिसर्च करके ये जरूर करिएगा। उसके बाद हो गया आपका चेक, उसके बाद हो गया कंसिडर टैक्स इम्प्लीकेशंस। देखिए आप इंडियन के टैक्स के बारे में भी जानते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अपने 7.5 लाख के ऊपर आपकी सैलरी है ईयरली, तो आपको थोड़ा अच्छा खासा टैक्स देना पड़ेगा। तो वो टैक्स को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने भाई ऐसे खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको टैक्स वही ज्यादा देना पड़ रहा है। आपको पता है कि यार अगर आपका 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट हो जाता है एक साल में, तो आपको 10% तक टैक्स देना पड़ता है, वो तो देना ही पड़ता है। प्लस मतलब प्रॉफिट पे 10% टैक्स देना पड़ता है।
उसके बावजूद भी अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी अच्छी खासी है, तो उसमें भी आपको कुछ परसेंट तक टैक्स लगता है। मतलब आपके जो आप टैक्स रेजिम में आते हैं, तो उसके हिसाब से वो भी आपको चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी, वो चीजें भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा कुछ टैक्स में आ जाते हैं, तो आप उसमें ज्यादातर ईएलएसएस फंड भी देख सकते हैं। ईएलएसएस मतलब आपको टैक्स सेविंग फंड होता है, वो 5 साल का उसका लॉक इन पीरियड होता है, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 10वां पॉइंट। 11वां पॉइंट जो है, कंसल्ट ए फाइनेंशियल एडवाइजर। मान लीजिए आपके पास अच्छा खासा मतलब कॉर्पस हो चुका है, मतलब 50 लाख 1 करोड़ रुपए हो चुका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके, तो फाइनेंशियल एडवाइजर को तब आप एंट्री मरवाइएगा। मतलब आप अपने मतलब पैसे देके उन्हें हायर करिएगा। अगर आपके पास बहुत ही कम पैसे हैं, 10,000 15,000 20,000 या 5 लाख भी है, 10 लाख भी है, तब आप खुद ही इन्वेस्टमेंट करिए। कोई इसमें फाइनेंशियल एडवाइजर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर तब एंट्री आप उसको हायर कर सकते हैं जब आपके पैसा अच्छा खासा हो जाएगा और आपके टैक्स ज्यादा कट रहे हैं। अगर टैक्स में ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो तब आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। तो ये ओवरऑल मैंने आपको 11 पॉइंट बता दी जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। उसके अलावा आप एयूएम भी देख सकते हैं, जैसे कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब कि आपका अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रखा है, तो उसका एयूएम साइड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एयूएम अगर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि जो मैनेजर है ना, उसको मैनेजमेंट करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन मैनेजर अगर अच्छा है, तो अच्छा खासा वो मैनेजमेंट कर भी लेता है। वैसे एग्जांपल ले लीजिए, अभी जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसका जो एयूएम है वो टोटल 47,000 करोड़ की तरफ बढ़ चुका है। तो उसमें क्या हुआ कि बीच में लमसम को भी बंद करवा दिया था, और अभी बोले कि यार एसआईपी जारी रखिए, सिर्फ लमसम बंद रहेगा। तो ये चीजें जो है, ये मैनेजर को थोड़ा दिक्कत हो रही है। इतना ज्यादा जो बहुत सारा जो फंड हो चुका है, वो थोड़ा मैनेजमेंट करना थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। तो ये चीजें को भी कंसिडर करना चाहिए। तो मेरा इसमें सजेशन रहता है कि अगर एयूएम 15,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ या ज्यादा से ज्यादा 35,000 करोड़ तक ठीक है। उससे ज्यादा अगर हो जाता है, थोड़ा बहुत दिक्कत फंड मैनेजर को होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है फंड मैनेजर। अगर फंड मैनेजर अच्छा है, तो वो अच्छा खासा मैनेजमेंट करके आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। ये एक चीज है। और कुछ एक गलत फहमी है जो मैं आपको दूर करना चाहता हूँ, कि कोई अगर किसी का अगर एयूएम बढ़ गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो आप सोच रहे हैं कि यार मैं इसमें इन्वेस्टमेंट ना करूं। तो ऐसा नहीं होता, एयूएम मैटर नहीं करता है। क्योंकि एयूएम जो होता है वो आपको बताता है फंड साइज कितना है। अगर उसमें जो फंड जो एलोकेशन हो रखा है, मतलब उसमें जो पोर्टफोलियो में जो चीजें हैं, उसका चेंजेस आते रहते हैं। वो अपना फंड मैनेजर अपने हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से, मतलब जो उसको लगता है कि वो कंपनी फ्यूचर में, ये स्मॉल कैप कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, तो वो चेंज कर देता है, उसको इंक्लूड कर देता है। तो ऐसा मत सोचिए कि जो ऑलरेडी मतलब बढ़ चुका है उसमें पैसा लगाएंगे तो यार और थोड़ा ना बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको ये क्राइटेरिया बता दिए, अगर आप ये फॉलो करेंगे, तो आप एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को अच्छे खासे से सिलेक्ट कर पाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।